सो इस एनिमे के स्टार्टिंग में हम दो इमोर्टल्स को देखते हैं जो कि आपस में चेस खेल रहे थे। उनमें से एक इमोर्टल ली कहता है कि मुझे आराम करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि जो कोई भी मेरी स्पेशल दी हुई अगरबत्ती को जलाएगा मैं उसे अपना स्टूडेंट बना लूंगा। लेकिन 3 साल से कोई है जो कि उस अगरबत्ती को बार बार जलाता है और मेरे वहाँ पहुँचने से पहले उसे बुझा देता है। 3 साल में ये 13वीं बार था जब कोई उस अगरबत्ती को जला रहा था। ली कहता है कि मैं आज पता करके रहूंगा कि ये मजाक मेरे साथ कौन कर रहा है। वहीं अर्थ पर एक लड़का जिसका नाम बाई था वो उस अगरबत्ती को बार बार जला रहा था। वो खुद से कहता है कि इस बार उसे उसका सामना करना ही होगा। हर बार में उससे डरकर भाग जाता था और क्योंकि सच में ये रिचुअल काफी ज्यादा खतरनाक था और हर बार की तरह इस बार भी बाई के ऊपर आसमान से बिजली गिर रही होती है। इधर बाई के गाँव वाले प्रे कर रहे होते हैं और कुछ लोग बाई की बेवकूफी का मजाक उड़ा रहे थे। तभी एक बूढ़ा एल्डर कहता है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बाई भी उनकी फैमिली जैसा ही है। इधर बिजली शांत होने पर बाई को लगता है कि वो इस बार भी फेल हो गया। लेकिन तभी ली उसके सामने आता है और कहता है कि ये अगरबत्ती कोई खेलने की चीज नहीं है। बाई ली को देखकर अपना सर झुका लेता है और कहता है कि मैं आपका 3 साल से इंतजार कर रहा था और अगर वो जल्दी नहीं आते तो आज वो मर ही चुका था। ली पूछते हैं कि जब तुम इतना ज्यादा डरते हो तो बार बार अगरबत्ती क्यों जला रहे थे। बाई कहता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ होने के बाद ये गाँव वाले ही मेरी फैमिली है और सब जानते हैं कि अगरबत्ती जलाने से आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लोगे और यहाँ से ले जाओगे। इसीलिए मैं जब भी अगरबत्ती को जलाता हूँ तो गाँव वाले रोने लगते हैं और वो मुझे रुकने के लिए कहते हैं। ली ये सुनकर सोचते हैं कि बाई इतनी कम उम्र में भी दूसरों की केयर करता है। तभी बाई कहता है प्लीज आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लो क्योंकि मैं भी आपकी तरह इमोर्टल बनना चाहता हूँ। और ली उसकी बात को मान लेते हैं। फिर बाई कहता है कि जाने से पहले उसे गाँव वालों को गुड बाय कहना है क्योंकि वो लोग मेरे बिना नहीं रह सकते। लेकिन दूसरी तरफ गाँव वालों की सिचुएशन ऐसी नहीं थी। वो लोग बाई के जाने पर पार्टी कर रहे होते हैं। बाई जाते हुए कहता है कि वो उनसे मिलने दोबारा जरूर आएगा। ली बाई को अपने साथ स्प्रिट सेक्ट ले जाते हैं ताकि वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर सके। ली फिर बाई को उसकी बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर बाई की मुलाकात जेंग नाम के बंदे से होती है जो कि बाई का फायर किचन में वेलकम करता है। तभी अचानक वहाँ पर एक लड़का आता है और इसका नाम बाऊ है। वो बाई को यहाँ पर देखकर सोचता है कि बाई ने रिश्वत देकर फायर किचन में एंट्री ली है। बाऊ 7 सालों से स्पिरिट स्टोन्स को जमा कर रहा था ताकि वो फायर किचन में आ सके और उसको लगता है कि बाई ने उसकी जगह छीन ली और इसीलिए वो बाई पे अटैक कर देता है। पर जेंग अपने वाटर मैजिक का यूज करके बाई को बचा लेता है और बाऊ से कहता है कि तुम एक 2nd लेवल के कल्टीवेटर होकर मेरे एरिया में मनमानी कर रहे हो। पर बाऊ उसकी बातों को नहीं सुनता और बाई के ऊपर अपना चैलेंज मैजिक कास्ट कर देता है। आने वाले समय में हम में से कोई एक ही जिंदा बचेगा और ये कहकर बाऊ वहाँ से भाग जाता है। जेंग बाई से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक तुम उससे फाइट नहीं करते तो तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर वो बाई को बताता है कि फायर किचन अपर लेवल के एल्डर्स के लिए खाना बनाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स हाई स्पिरिट पावर्स के होते हैं जो ट्रेनिंग में उनकी हेल्प करता है। बाई अब फायर किचन का 9th मेंबर बन चुका था और बाकी के फायर किचन के मेंबर्स भी बाई से मिलने आते हैं। इसके बाद फिर जेंग बाई को डिवाइन इंस्ट्रूमेंट सेरेमनी के लिए ले जाता है। बाई सोचता है कि उसको पावरफुल वेपन्स मिलेंगे लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ खाने के बर्तन ही होते हैं। बाई पूछता है कि क्या ये जरूरी है। जेंग बताता है कि हर फायर किचन मेंबर के लिए ये जरूरी है। ये बर्तन ही उनकी आइडेंटिटी है। फिर बहुत देर ढूंढने के बाद बाई को एक बर्तन मिलता है जो कि टर्टल शेल की तरह था। ये देखकर वो सभी हंसने लगते हैं और इसके बाद रात हो जाती है। बाई अकेले बैठकर सोच रहा होता है मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। और तभी उसे जेंग की बात याद आती है। जेंग ने उसे बताया था कि यहाँ पर 10 कल्टीवेशन लेवल्स होते हैं। जितना हाई उसका लेवल होगा वो उतने ही ज्यादा टेक्निक्स को मास्टर कर सकेगा और इन लेवल्स को कंप्लीट करना ही कल्टीवेशन होता है। 10 लेवल्स को पूरा करने के बाद फाउंडेशन लेवल आता है लेकिन फायर किचन में वो सिर्फ 3 लेवल्स को ही कंप्लीट कर सकता है। बाकी के लेवल्स को पूरा करने के लिए उसे किसी एक सेक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा और इसमें उसे बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। वहीं ट्रेनिंग करते वक्त उससे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कि ये कहीं बाऊ तो नहीं, लेकिन वो देखता है कि किचन के सारे मेंबर्स भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहे होते हैं जैसे कि ये आज उनका आखिरी दिन हो। तभी जेंग बाई को देख लेता है और वो उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। वहीं फायर किचन के बाहर बाऊ बाई का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसे खत्म कर सके। इधर किचन के अंदर बाई उनसे कहता है कि वो उसे जाने दे, लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों ने बाई को इतना ज्यादा खिला दिया होता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता। बाई कहता है कि वो उनका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा कि तुम लोग चुपके से स्पिरिचुअल फूड खाते हो। तभी जेंग कहता है कि ये फूड तुम्हारे लिए भी बेस्ट होगा, इससे तुम्हारी बॉडी प्यूरिफाई होगी। और उसी वक्त बाई की बॉडी गर्म होने लगती है और ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी प्यूरिफाई हो रही थी। अगली सुबह जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है उसको अपनी बॉडी में किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता और वो स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पा रहा था जो कि उसकी बॉडी में कल्टीवेट हो रही थी। कुछ समय और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद बाई और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करने लगता है और फिर जब उसे भूख लगती है और वो एक राइस निकालता है जो कि उसे जेंग ने दिया था, वो उस राइस को उस बर्तन में डालकर
रखकर पकाने लगता है। कुछ देर के बाद वो बर्तन के साथ वो राइस भी ग्लो करने लगता है। इसके बाद फायर किचन के मेंबर्स उससे पूछते हैं कि तुम इतने दिनों से थे कहाँ? हमने तुम्हें इतने दिनों से कहीं पर भी नहीं देखा, आखिर तुम कर क्या रहे थे? बाई बताता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा था। ज़ेंग ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है कि बाई ने फर्स्ट लेवल को इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया। बाई कहता है कि ये जरूर ग्लोइंग राइस खाने की वजह से हुआ है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ग्लोइंग राइस जैसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी आइटम ग्लो नहीं करता जब तक वो रिफाइन ना हो, और बाई अभी जिस लेवल पर है उसके लिए रिफाइन करना अभी के लिए इम्पॉसिबल है। तभी नंबर 8 बाई को रिफाइनिंग के बारे में बताता है कि रिफाइनिंग 3 तरह की होती है। एक रिफाइनिंग वो होती है जिसमें वो अपने वेपन को रिफाइन करके उसे स्ट्रॉन्ग बना सकता है। दूसरी एलेक्सर रिफाइनिंग जिसमें वो पावरफुल एलेक्सर्स को बनाता है। और लास्ट में आती है स्पिरिचुअल रिफाइनिंग जिसमें लाइफ एनर्जी को एक आइटम में डाला जाता है और जितनी बार वो उसे रिफाइन करेगा उस आइटम की पावर भी बढ़ती जाएगी। रात में बाई सोच रहा होता है कि क्या उसका ये राइस उसकी बर्तन की वजह से रिफाइन हो गया। बाई फिर डिसाइड करता है कि पहले वो इसको टेस्ट करेगा और ये बात वो अभी किसी को भी नहीं बताएगा कि उसके पास एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। वहीं बाओ अभी भी बाई का वेट कर रहा था। बाई चुपके से बाहर देखता है और वो सोचता है कि वो ज्यादा दिन तक यहाँ छुपके नहीं रह सकता। फिर बाई अपनी लेवल 2 की ट्रेनिंग को शुरू कर देता है क्योंकि बाओ भी सेकंड लेवल का कल्टीवेटर है और उसे हराने के लिए बाई को स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कई दिनों के बाद एक सुबह बाई काफी जोर से चिल्लाता है। उसे पता चलता है कि वो जिस एक्सपेरिमेंट को कर रहा था वो उसमें कामयाब हो गया। बाई ने अपनी सोर्ड को 2 बार स्पिरिट रिफाइन कर लिया था और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी उसका बर्तन हवा में उड़ने लगता है और बाई में से कुछ निकलकर उस बर्तन में चला जाता है जिससे बाई डर जाता है। तभी वो देखता है कि उसके कुछ बाल सफेद हो गए हैं। उसे समझ में आ जाता है कि स्पिरिट रिफाइनिंग करने में उसकी लाइफ स्पेंड कम हो गई है। इससे बाई सदमे में चला जाता है। बाई हमेशा से अपनी लाइफ स्पेंड को प्रोटेक्ट करता हुआ आया था और आज एक गलती की वजह से उसकी लाइफ स्पेंड कम हो गई। वो अपने मैजिकल बर्तन को इसका जिम्मेदार ठहराता है और तभी अचानक उसका बर्तन उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो जब चाहे इस बर्तन को एब्जॉर्ब और समन कर सकता है। तभी ज़ेंग बाई को बाहर बुलाता है क्योंकि वो कई दिनों से अपने कमरे में बंद था। बाई कहता है ये सब बाओ की वजह से हुआ है, उसकी वजह से ही मैं इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था और इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद ही मैं स्पिरिट रिफाइनिंग को कर सका और अब इसकी वजह से मेरी लाइफ स्पेंड कम हो गई है। बाई गुस्से में बाओ का नाम चिल्लाते हुए उसे फाइट के लिए बुलाता है। तभी नंबर 8 उसे बताता है कि उन्होंने बाओ को काफी दिनों से नहीं देखा है और क्या पता शायद उसने हार मान ली हो। बाई उदास होकर सोचने लगता है कि उसने अपनी लाइफ स्पेंड को फालतू में ही वेस्ट कर दिया। तभी नंबर 8 उसे कंपटीशन के बारे में बताता है जिसमें अगर वो जीत जाता है तो उसे 1 साल की लाइफ स्पेंड प्राइज में मिलेगी। और ये सुनने के बाद बाई कंपटीशन के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए टाउन में चला जाता है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो जरूरत वाले सामान को खरीद सके। और तभी वहाँ पर बाओ आ जाता है और बाई को देखकर कहता है कि आज उसे बचाने कोई भी नहीं आएगा। बाई कहता है कि मैं भी तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। लेकिन जब बाई बाओ के साथ 2 और आदमियों को देखता है वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अबे तू भाग कहाँ रहा है, आज तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाओ उसका पीछा करता है। तभी बाई के पास एक सोड आकर गिरती है और ये सोड उसी आदमी का था जो कि बाओ के साथ है। वहीं फायर किचन के दूसरे मेंबर्स बाई को ढूंढ रहे होते हैं। तभी बाओ के साथ आया हुआ दूसरा आदमी उनके पास आता है और कहता है कि वो यहाँ पर बाई और बाओ के बीच की फाइट देखने आए हैं ताकि उनमें से कोई भी चीटिंग ना करे। ज़ेंग कहता है कि वो उन्हें जाने दे वरना हम तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटेंगे। इधर बाओ बाई के ऊपर अटैक करता है लेकिन बाई अपनी स्पिरिट रिफाइन सोर्ड से उसको बड़ी आसानी से रोक देता है। और इधर ज़ेंग भी सुपरवाइजर से फाइट कर रहा होता है और ये दोनों ही इक्वली पावरफुल होते हैं क्योंकि दोनों ही लेवल 3 के कल्टीवेटर्स थे। तभी वहाँ पर दूसरा सुपरवाइजर भी आ जाता है और बताता है कि उन दोनों में से कोई एक मरने वाला है। ज़ेंग सोचता है कि बाई बाओ से हार गया होगा। सुपरवाइजर ज़ेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि फायर किचन के मेंबर्स को अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। बाई हारा नहीं था बल्कि वो बाओ की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई कर रहा था। बाई कहता है कि तेरी वजह से मेरी लाइफ स्पेंड कम हो गई और ये कहकर वो उसे पीटना बंद कर देता है क्योंकि अब बाओ हार चुका था, इसलिए अब बाई के हाथ से वो डेथ स्पेल भी हट जाता है। बाई फिर ड्रामे करते हुए कहता है कि अगर उसकी लाइफ का 1 साल उसे वापस नहीं मिला तो वो बाओ को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। सुपरवाइजर भी सदमे में था कि एक नए स्टूडेंट ने सेकंड लेवल के कल्टीवेटर बाओ को कैसे हरा दिया। और तभी बाओ सबको बताता है कि बाई लेवल 3 पर आ चुका है। फायर किचन के मेंबर्स बाई के प्रोग्रेस को देखकर काफी खुश होते हैं और तभी उन्हें एक बेल की आवाज सुनाई देती है और ज़ेंग बताता है कि ये आने वाले कंपटीशन की अनाउंसमेंट है। इस कंपटीशन में कोई भी कल्टीवेटर पार्टिसिपेट कर सकता है और यही एक मौका होता है जिसमें नॉर्मल सेक्ट के लोग आउटर सेक्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ होता है और इसमें सिर्फ टॉप 3 कल्टीवेटर्स ही आउटर सेक्ट में जा सकते हैं। ज़ेंग कहता है कि फायर किचन ने कभी भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन तभी बाई कहता है कि लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आज तक फायर किचन में इतनी ज्यादा खामोशी नहीं रही है और उनका मेन गेट भी लॉक है। और इसके बाद कंपटीशन का टाइम हो जाता है जहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स आए थे और तभी उनके सामने कैरेज
आकर रुकता है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि ये कैरेज हाउ फैमिली का था। कैरेज से एक पिंक बालों वाली लड़की बाहर आती है, पर तभी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उस लड़की से ज्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि इस बार फायर किचन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसने 10 सालों में कभी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था। बाई भी यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा बहुत हैरान था क्योंकि बहुत सारे लोग कंपटीशन में आए थे। वो ज़ेंग से कहता है कि हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे और इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कंपटीशन के अंदर बहुत सारे ट्रैप्स लगाए गए थे और इन ट्रैप से बचकर कल्टीवेटर्स को आगे बढ़ना था। कई सारे कल्टीवेटर्स पहले ही राउंड में बाहर हो जाते हैं। फायर किचन के मेंबर्स का प्लान टॉप 3 पोजीशन पर आना था, पर उनको ये पता था कि ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके बाद हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। कंपटीशन से पहले बाई ने सभी को बताया था कि हम लोग स्टार्टिंग में फाइट नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होगी और इसीलिए जब सब फाइट करके थक जाएंगे और तभी हम आगे बढ़ेंगे। और वो लोग अपने प्लेन के साथ अपनी ट्रेनिंग को भी शुरू कर देते हैं और वापस हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। बाई सभी ट्रैप से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके ग्रुप के बाकी के दोनों मेंबर्स उसके लिए रास्ता क्लियर कर रहे थे। बाई लगातार आगे की ओर बढ़ रहा था और बाकी के फायर किचन के मेंबर्स भी माउंटेन के टॉप की तरफ जा रहे थे। तभी उनको सुपरवाइजर चेन दिखता है जो कि उनका पीछा कर रहा था। चेन को उनके ऊपर शक हो रहा था क्योंकि फायर किचन ने 10 सालों से कंपटीशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं लिया था और आज अचानक वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तभी ज़ेंग उससे पीछे छुड़ाने के लिए एक ब्रिज को तोड़ देता है और वो उसे एक ट्रैप में फंसा देता है। और इधर बाई भी एक खतरनाक जगह को क्रॉस करने का ट्राई कर रहा था। उसको याद आता है कि ज़ेंग ने बताया था कि फाइनल राउंड में 5 पिलर्स होंगे जो हवा में फ्लोट कर रहे होंगे और उसको एक खास ऑर्डर में क्लाइम करने से ही वो दूसरी तरफ पहुंच पाएगा। पर ज़ेंग ने ये भी कहा था कि वो राउंड इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला क्योंकि अगर वो गिर भी गया तो उसको कुछ भी नहीं होगा। पर बाई फिर भी डर रहा होता है। बाई एक एक करके उन पिलर्स को एक ऑर्डर में कंप्लीट करने लगता है और आखिर में सिर्फ एक पिलर बचता है। पर बाई जैसे ही जंप करता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो वहाँ पर लटक जाता है। बाई दोबारा से ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन वो सीधा नीचे गिर जाता है, पर उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। फिर बाई और उसके बाकी के मेंबर्स भी कंपटीशन को कंप्लीट कर लेते हैं। वहाँ खड़ा एक आदमी उन्हें बताता है कि जैसे ही वो एक बार इस गेट को क्रॉस कर लेते हैं वो आउटर सेक्ट के स्टूडेंट बन जाएंगे और ये इमोर्टल बनने का उनका पहला कदम होगा। तभी 2 और कल्टीवेटर्स वहाँ पर आ जाते हैं, पर ये देखकर वो उदास हो जाते हैं कि वो लोग अब लेट हो चुके हैं क्योंकि पहले ही बाई और फायर किचन के 2 मेंबर्स वहाँ पर मौजूद थे। और उसी वक्त बाई अपना रियल प्लेन रिवील करता है। उसी वक्त बाई सबको हैरान करते हुए कहता है कि आउटर सेक्ट में जाने से पहले मुझे कुछ काम है। बाई फिर उन दोनों बंदों को साइड में बुलाकर कहता है कि वो अपने फायर किचन के भाइयों को छोड़कर आउटर सेक्ट में नहीं जाना चाहता। इस कंपटीशन के लिए उसके फायर किचन के मेंबर्स ने बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, पर वो उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता। फिर बाई ड्रामे करते हुए उन दोनों से कहता है कि देखो ये लोग भूख से कितने पतले हो गए हैं। वही नंबर 3 भी इस ड्रामे में उसका साथ देते हुए बेहोश होने की एक्टिंग करता है। बाई उनसे कहता है कि वो 200 स्पिरिट स्टोन्स लेकर अपने टॉप पोजीशन को उन्हें भेज देगा और वहाँ पर आए सभी कल्टीवेटर्स को अपनी इमोशनल स्पीच देते हुए कहता है कि वो उनकी पोजीशन ले सकते हैं ताकि उन्हें भी इमोर्टल बनने का मौका मिले। एक कल्टीवेटर सोचता है कि अगर मैं इमोर्टल बन गया तो स्पिरिट स्टोन्स का क्या ही करूंगा और वो अपनी सारी सेविंग्स बाई को दे देता है। ये सब देखकर गेट सुपरवाइजर को गुस्सा आता है और वो बाई को ये सब रोकने के लिए कहता है और वो बाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अबे ओए तू रूल तोड़ रहा है। बाई पूछता है कि हमने कौन सा रूल तोड़ा और बेचारा वो भी चुप हो जाता है। बाई पहले से ही सब कुछ रट्टा मार कर आया था। बाई कहता है कि मैंने सारे रूल्स पढ़े हैं और वो एक एक करके सारे रूल्स बताने लगता है। सारे रूल्स बताने के बाद बाई कहता है कि उन्होंने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है और इसके बाद बाई अपनी पोजीशन को बेचने लगता है और साथ ही साथ वो 2 और पोजीशन की बोली लगा देता है और सबके सब बड़ी से बड़ी बोली लगा रहे थे। कोई 300 स्टोन्स दे रहा था तो कोई 400 स्टोन्स। पर तभी पिंक बालों वाली लड़की जो कि हाउ फैमिली से थी वो 10 गुना ज्यादा बोली लगाती है। बाई ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ वो लड़की दूसरी आउटर सेक्ट की स्टूडेंट बन जाती है। अभी चेन वहाँ पर आता है। अच्छा तो तुम्हारा प्लान ये था, पर गेट सुपरवाइजर कहते हैं कि बाई ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है और ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी चेन कहता है कि अगर ऐसा है तो इन लोगों को मेरे साथ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल चलना होगा जहाँ उनको इसके लिए सजा मिल सके। ज़ेंग वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उन्होंने कोई भी रूल नहीं तोड़ा था। पर जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे अचानक से चेन बाई को उठाकर वो उसे गेट की तरफ फेंक देता है ताकि बाई आउटर सेक्ट में चला जाए। पर तभी हम देखते हैं कि बाई की जगह उल्टा चेन ही दूसरी तरफ चला जाता है और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब चेन बाई को फेंक रहा होता है। बाई का वो बर्तन चेन को पीछे से धक्का दे देता है और वो दूसरी साइड चला जाता है। चेन वापस आने की कोशिश करता है पर सुपरवाइजर उसे बताते हैं कि अब उसे आउटर सेक्ट जाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो पिंक बालों वाली लड़की जिसका नाम माही था वो बाई को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये सब होने के बाद वो तीनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। उन लोगों ने उन कल्टीवेटर से 10,000 स्पिरिट स्टोन्स लूट लिए थे और वो इनसे अपने लिए हर्ब्स और पिल्स खरीदने के बारे में सोच रहे थे। बाई भी अपनी लाइफ स्पेंड बढ़ाने के लिए पिल्स को लेने की सोच रहा था, लेकिन तभी एक एनर्जी उन तीनों को एक एक करके ऊपर खींचने लगती है और इन तीनों को
एक एक करके उस गेट के अंदर भेजने लगती है और वो तीनों ही अलग अलग आउटर सेक्टर में चले जाते हैं। और ये सब कुछ किया होता है ली ने। वहीं बाई ली से मिलता है। ली उससे कहते हैं कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे मैं तुम्हें वापस तुम्हारे गाँव भेज दूंगा। बाई उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बातों को बिना सुने वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बाई की आंख स्पिरिट सेक्ट में खुलती है जहाँ पर उसकी मुलाकात यूनफे से होती है। वो उसे स्पिरिट सेक्ट के नए कपड़े देता है और वो उसे आउटर सेक्ट के बारे में बताने लगता है। यूनफे कहता है कि उसने ली को पहली बार इतने गुस्से में देखा है, जरूर तुमने किसी रूल को तोड़ा होगा। बाई कहता है कि ऐसा नहीं है, पर यूनफे उसे समझाते हुए कहता है कि अब तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए क्योंकि अब तुम एक आउटर सेक्ट के स्टूडेंट बन चुके हो। यूनफे बताता है कि चीफ ली एक मेडिसिन कल्टीवेटर है। 4 मेन सेक्ट के सारे चीफ उन्हें बेस्ट कल्टीवेटर मानते हैं। बाई ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर एलेक्सर रिफाइन करना सीख सकता था जिससे कि वो अपनी लाइफ स्पेंड को बढ़ा पाएगा। इस पर यूनफे उसे बताता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो वैसे पिल्स जो कि सिर्फ 1 साल की लाइफ इंक्रीज करती है तुम उसे सिर्फ बाएं हाथ से बना सकते हो। इसके बाद यूनफी बाई को स्पिरिट पवेलियन ले जाता है जो फायर किचन से काफी बड़ा था। वो बताता है कि बिगिनर्स को पहले बेसिक प्लांट की नॉलेज होनी चाहिए और इसके बाद 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम पास करना होगा, तब जाकर वो नेक्स्ट लेवल को अचीव कर पाएगा। तभी बाई उन ऊपर पड़ी हुई स्क्रोल्स के बारे में पूछता है। यूनफे बताता है कि वो सीक्रेट स्क्रोल्स हैं और उनमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है इसलिए उन्हें कोई भी यूज नहीं करता। और तभी एक बंदा गुस्से में लाइब्रेरी के अंदर आता है क्योंकि उसको जो स्क्रोल चाहिए था वो उसे मिल नहीं रहा था और वहाँ काम करने वाले को भी याद नहीं था कि वो स्क्रोल कहाँ पर रखा हुआ है। और तभी बाई उसको वो स्क्रोल लाकर दे देता है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ के लोग बाई से इम्प्रेस हो जाते हैं और बाकी लोग भी उससे स्क्रोल की लोकेशन पूछने लगते हैं। ये देखकर यूनफे को यकीन नहीं होता क्योंकि बाई को आए हुए यहाँ पर सिर्फ कुछ ही टाइम हुआ है और वो इतना सब कुछ कैसे जानता है। इसके बाद बाई अपने लिए एक स्क्रोल चूज करता है। वो वर्कर हैरान हो जाता है क्योंकि बाई अनडाइंग पावर ऑफ इमोर्टलिटी को प्रैक्टिस करना चाहता था। वो वर्कर उसे बताता है कि ये स्क्रोल इनकम्प्लीट है। अनडाइंग पावर ऑफ इमोर्टलिटी को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा टफ है। प्रैक्टिस करने के टाइम पर तुम्हें ऐसा दर्द होगा जैसे कि तुम्हारी हड्डियां टूट रही हो और इसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगेगी। पर बाई इन सभी चीजों के लिए तैयार था और वो इस स्क्रोल को ले लेता है। अगली सुबह बाई कुछ प्लांट को कलेक्ट कर रहा होता है जो कि उस स्क्रोल में लिखे हुए थे और तभी उसे चैन देख लेता है और वो भी सेम आउटर सेक्ट में आ गया था। तुझे तो मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था और तू यहाँ पर है। और वो बाई से बदला लेने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। बाई भी उससे बचकर भागने लगता है पर वो गलती से एक एग्जाम वाले मॉन्यूमेंट में घुस जाता है जहाँ पर स्टूडेंट नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए एग्जाम देते हैं। बाई चैन से तो बच जाता है पर तभी उसे पता चलता है कि उसका टेस्ट शुरू होने वाला है। बाई सोचता है कि चैन अभी भी बाहर ही होगा और इसीलिए टाइम पास करने के लिए वो टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाता है। बाई को बताया जाता है कि उसको अपना एक सिंबल ड्रॉ करना होगा। वहीं एक दूसरे मॉन्यूमेंट के पास सभी स्टूडेंट जुहू का वेट कर रहे थे। अंदर बाई जैसे ही अपने सिंबल को ड्रॉ करता है उसका एग्जाम शुरू हो जाता है। उसको बताया जाता है कि उसको प्लांट के पीसेस को करेक्ट वे में जोड़ने होंगे जैसे वो ओरिजिनली थे और एक टाइम लिमिट में वो जितने प्लांट्स को जोड़ सकेगा उसको काउंट किए जाएंगे। बाई के लिए कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो पहले से ही सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ चुका था। इसके बाद बाई सारे प्लांट्स को करेक्ट वे में जोड़ने लगता है और उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा होता है और ये सब करते हुए बाई पूरी तरह से थक चुका था पर वो हार नहीं मानता। वहीं जुहू भी अपना टेस्ट दे रही होती है और टेस्ट कंप्लीट करने के बाद बाहर आती है और सभी का ध्यान जुहू पर होता है और इधर बाई चुपचाप यहाँ से निकल रहा होता है। लेकिन तभी उसके पीछे माही आ जाती है। माही बाई से पूछती है कि क्या तुम भी उस लड़की जुहू को देखने आए हो। वो बताती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी एक मॉन्यूमेंट को जीतता है तो उसका सिंबल उस मॉन्यूमेंट के ऊपर अपीयर हो जाता है। वहीं सभी स्टूडेंट्स जुहू के सिंबल का वेट कर रहे थे और अगर उसने 10वां मॉन्यूमेंट भी जीत लिया तो वो पहली स्टूडेंट बन जाएगी जो कि नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट होगा। और सभी स्टूडेंट डिवाइन अनाउंसमेंट का वेट करने लगते हैं लेकिन टाइम बीतने के बाद भी कोई भी आवाज नहीं आती और क्योंकि ऐसा इसलिए होता है एक मॉन्यूमेंट के ऊपर टर्टल का सिंबल बन गया था और ये सिंबल बाई का था और बाई एक मॉन्यूमेंट को जीत जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे और किसी को भी ये पता नहीं था कि ये टर्टल सिंबल किसका है। और तभी एक चोमू उड़ता हुआ जुहू को उसके टेस्ट के लिए कांग्रेचुलेशन कहने आता है पर जुहू दोबारा उस मॉन्यूमेंट के अंदर चली जाती है। वो चोमू सोचता है कि जुहू उसे गुस्सा हो गई क्योंकि उसने आने में लेट कर दी और इस चोमू का नाम जिन है पर असल में जुहू दोबारा एग्जाम दे रही थी। और जब एग्जाम खत्म होता है और जुहू सोचती है कि पिछली बार मैंने 7000 प्लांट्स को असेंबल किया था पर इस बार मैंने 8000 प्लांट को असेंबल किया है तो इस बार मैं जरूर जीत जाऊंगी। पर वो देखती है कि टर्टल का सिंबल अभी भी बना हुआ था और वो सोचने लगती है कि आखिरकार इस टर्टल ने कितने प्लांट को असेंबल किए होंगे। माही उस टर्टल वाले बंदे की तारीफ करने लगती है क्योंकि इतना कोशिश करने के बावजूद जुहू से हरा नहीं सकी। तभी बाई उससे कहता है कि जुहू को उसे हराने के लिए 9000 से ज्यादा प्लांट को असेंबल करने होंगे। माही को इसकी बातों पर शक होता है और उसे लगता है कि कहीं ये टर्टल वाला बंदा बाई तो नहीं। पर बाई अपनी बातों को घुमाने लगता है। इसके बाद जुहू 7 दिनों तक लगातार टेस्ट देती है पर वो टर्टल को हरा नहीं पाती। सभी सोच रहे होते हैं कि ये टर्टल वाला कोई बूढ़ा आदमी होगा जिसको प्लांट्स की बहुत ही ज्यादा नॉलेज होगी। बाई मन ही मन सोच रहा था कि जब उनको पता चलेगा कि वो टर्टल वाला बंदा वही है तो सबके सब
सब उसके फैन हो जाएंगे। तभी जिन वहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि जो कोई भी इस टर्टल को पकड़ कर लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा, और जो कोई भी इस टर्टल के बारे में कुछ अच्छा बोलता है जिन उसे पकड़कर पीट रहा होता है। और वो कहता है कि मैं उस टर्टल को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसने ज़ू की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन माही टर्टल को डिफेंड करती है, पर बाई माही को जिन से बचा लेता है। माही बाई से कहती है कि वो टर्टल से बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि उसने ज़ू को फेयर तरीके से हराया है, और साथ ही साथ वो टर्टल की बहुत ही बड़ी फैन होती है, और वो चाहती है कि टर्टल सारे मॉन्यूमेंट को जीत जाए और उसे वो सीक्रेट ट्रेजर भी मिले। लेकिन बाई को पता नहीं था कि जीतने वाले को ट्रेजर मिलेगा। माही उसे सीक्रेट ट्रेजर के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि जिससे भी ट्रेजर मिलेगा वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बाद में फिर बाई डिसाइड करता है कि वो सबसे छुपकर इस एग्जाम को पास करेगा ताकि उसे वो सीक्रेट ट्रेजर मिल जाए। और तभी माही उसके लिए खाना लेकर आती है। वो बाई की मेहनत को देखकर उसे टर्टल से कंपेयर करती है। जिस तरह से तुम मेहनत कर रहे हो एक दिन जरूर तुम फाउंडेशन लेवल को भी मास्टर कर लोगे, जिससे कि तुम्हारी लाइफ स्पेंड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बाई माही से फाउंडेशन लेवल के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज लेता है। वो उसे बताती है कि फाउंडेशन लेवल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें 1 से 100 और बाकी 2 से उससे भी ज्यादा लाइफ इंक्रीज हो सकती है। बाई सोचता है कि वहाँ तक पहुँचने में अभी उसे टाइम लगेगा, इसीलिए अभी के लिए मैं 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम को क्लियर करूंगा, और जीतने पर जो ट्रेजर मुझे मिलेगा उससे मैं अपने गोल तक जल्दी से पहुँच पाऊंगा। वहीं आउटर सेक्ट के एक एल्डर को लग रहा होता है कि वो टर्टल चीटिंग कर रहा है, क्योंकि वो ज़ू से भी ज्यादा स्पीड में एग्जाम को क्लियर कर रहा है। ली को लगता है कि जरूर वो सीक्रेट ट्रेजर के पीछे पड़ा होगा। एल्डर कहते हैं कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन टीम को बनानी होगी ताकि ये पता चल सके कि ये टर्टल है कौन। और कुछ ही महीनों में टर्टल ने 9 मॉन्यूमेंट को क्लियर कर लिया था, और अभी तक उसको कोई भी पकड़ नहीं पाया था, और अब लास्ट में सिर्फ 1 मॉन्यूमेंट बचा था। और बाई काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि कोई भी आसपास नहीं है तो वो चुपचाप मॉन्यूमेंट के अंदर चला जाता है। और जैसी मॉन्यूमेंट के ऊपर से ज़ू का सिंबल गायब होता है, सबको ये पता चल जाता है कि जरूर टर्टल अंदर एग्जाम दे रहा होगा, और सभी लोग इस बार उसे पकड़ने के लिए बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं। जिन कहता है कि इस बार मैं उस टर्टल को भागने नहीं दूंगा, और ज़ू भी वहाँ पर आई हुई थी। वो बस देखना चाहती थी कि असल में ये टर्टल है कौन। और कुछ टाइम के बाद लास्ट मॉन्यूमेंट पर टर्टल का सिंबल बन जाता है, और वहाँ पर खड़े सभी लोगों को डिवाइन बेल की आवाज सुनाई देती है। और ली को भी ये आवाज दोबारा 1000 सालों के बाद सुनाई दी थी। वहीं बाई को एक आवाज उसे कांग्रेचुलेशन कहती है, और साथ ही साथ उसको एक ट्रेजर मिलता है। जब उस मॉन्यूमेंट का गेट खुलता है सभी लोग टर्टल का इंतजार कर रहे थे, और तभी वहाँ पर एक टर्टल का सेल आकर गिरता है, जो कि असल में बाई का बर्तन था। और अचानक से वो शेल हवा में उड़ जाता है, और सभी लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। बाई इस डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर बाई अपने बर्तन को वापस लेकर वहाँ से दूर भागने लगता है, लेकिन तभी गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसको ज्यादा चोट नहीं आती। फिर जब बाई अपने ट्रेजर को चेक करता है उसमें से एक पिल निकलती है, पर अचानक से उसके हाथ से वो पिल गिर जाता है, और एक चिकन वहाँ पर आकर उसे खा लेती है, और वो वहाँ से उड़ जाती है। ये देखकर बाई सदमे में चला जाता है, और वो जोर जोर से रोने लगता है। कुछ समय बीत जाने के बाद अब लोग टर्टल के बारे में बात करना छोड़कर उसे एक मिस्टीरियस लेजेंड समझने लगते हैं, और वहीं बाई बैम्बू ट्री लगाने में बिजी था। और हमें पता चलता है कि बाई अब 4th कल्टीवेशन लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक उसने अनडाइंग पावर में कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया था। रात को बाई एक बार फिर अपनी अनडाइंग पावर की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने मसल्स को बार बार लूज और टाइट करता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। और बार बार ऐसा करने के बाद जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो उसको बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, किसी भी नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा। और इसकी वजह से बाई को उस चिकन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने बाई की सीक्रेट पिल को खा ली थी। बाई फिर डिसाइड करता है कि अब वो उन सभी चिकन से बदला लेगा। उस रात फिर बाई एक इंसेक्ट को चारा बनाकर उन चिकन को पकड़ने लगता है। सुबह ज़ू सबको बताती है कि चीफ ली की मुर्गियाँ चोरी हो रही है, और वो कोई आम मुर्गियाँ नहीं है, उनका यूज रेयर मेडिसिन बनाने में किया जाता है। और इस चोर ने एक ही रात में दर्जनों मुर्गियाँ चुरा ली। चीफ ली अभी किसी काम से आउटर सेट के बाहर गए हैं, इसलिए उनको इसके बारे में नहीं पता, और जो कोई भी उसकी काम में उसकी हेल्प करेगा वो उसको अपना प्रोटेक्टिव पेंडेंट देगी। बाई सोचता है कि अब इससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है, और इससे पहले कि वो कुछ कहता, लेकिन तभी एक बंदा वहाँ पर आकर उस चोर को पकड़ने का तरीका बताने लगता है। और फिर बाई ज़ू का ट्रस्ट जीतने के लिए वो उस चोर की गलतियों को बताने लगता है, और कहता है कि उनको एक टीम बनानी चाहिए, और एक इमोशनल स्पीच देते हुए कहता है कि हम सभी को मिलकर उस मुर्गी चोर को पकड़ना होगा। ज़ू उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है और उसको टीम लीडर बनाकर अपना रिबन देती है। बाई मन ही मन सोचता है कि अगर पकड़ने वाला ही चोर हो तो उसको कौन ही रोक सकता है। इसके बाद बाई अगले फार्म में फिर से मुर्गियों की चोरी करने जाता है, लेकिन तभी पीछे से उसको ज़ू की आवाज आती है, ये तुम क्या कर रहे हो। बाई सोचता है कि वो पकड़ा गया, और अब ज़ू चीफ ली को बता देगी कि यही मुर्गी चोर है, और वो उसे सीधा उसके वापस गाँव भेज देंगे। बाई ज़ू से माफी मांगने ही वाला था, पर जैसे ही वो मुड़ता है पर उसे पता चलता है कि ज़ू फार्म के गार्ड्स को डांट रही होती है, क्योंकि वो निगरानी करने के टाइम पर सो रहे थे। और बाई तभी बहाने बनाते हुए कहता है कि मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उस चोर को नहीं पकड़ सका, और ये सब करते हुए मुझे चोट भी लग गई। बाई इनोसेंट बनते हुए कहता है कि ये सब मेरी गलती है, वो टीम लीडर
लीडर होने के बाद भी उस चोर को नहीं पकड़ सका और जुहू को लगता है कि वो कितना भला मानुस है। अरे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और वैसे भी सिर्फ तुम वो एक स्टूडेंट हो जो कि सीरियस होकर मेरी हेल्प कर रहा है। जुहू फिर उसे अपना पेंडेंट देते हुए कहती है कि ये लो, तुम इसे डिजर्व करते हो और फिर वो बाई को उसकी इंजरी ठीक करने के लिए भेज देती है। काश बाकी के स्टूडेंट्स भी बाई की तरह होते हैं। और इसके बाद बाई चोर को पकड़ने के बहाने खुद सारी मुर्गियों को साफ कर रहा होता है। एक दिन मुर्गियों की हड्डियों को दफनाते हुए बाई सोचता है कि अब यहाँ पर बहुत ही कम मुर्गियाँ बची हैं और अब मुझे और भी ज्यादा मुर्गियों के लिए दूसरे सेक्ट में जाना होगा। बाई मुर्गियों को खाने के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और एक दिन जब वो रात को बाहर ट्रेनिंग कर रहा था तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और रोज ठूस ठूस कर खाने की वजह से बाई का वेट बढ़ गया था और उसकी मूवमेंट्स भी स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से वो उन अटैक से डोच नहीं कर पाता। लेकिन वो ये देखकर खुश हो जाता है कि उसको एक भी चोट नहीं लगी थी। इसका मतलब उसका अनडाइंग स्किन ट्रेनिंग काम कर रहा है। तभी ली वहाँ पर आते हैं और बाई ली को इतने दिनों के बाद देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये अटैक भी उन्होंने ही किया था। ली भी ये देखकर इम्प्रेस्ड है कि बाई ने इतनी जल्दी अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस करके आयरन स्किन को अचीव कर लिया। ली कहते हैं कि जरूर तुमने इसके लिए बहुत ही ज्यादा दर्द सहा होगा। बाई तुरंत अपनी एक्टिंग को चालू कर देता है। अरे नहीं नहीं, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल था और इस ट्रेनिंग में तुम्हें बहुत ही ज्यादा भूख भी लगी होगी, पर इसे देखकर लगता नहीं कि इसे भूख लगी होगी। बाई कहता है कि जब मुझे भूख लगती थी तब मैं बेम्बू को खा लिया करता था। तभी ली वहाँ पर दबी हुई सारी मुर्गियों की हड्डियों को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि तो फिर ये सब क्या है, यही तुम्हारे बेम्बू हैं। और बाई समझ जाता है कि अब वो बचने वाला नहीं है और ली उसे पनिशमेंट देने के लिए स्नेक वैली में ले जाकर फेंक देते हैं। बाई वहाँ पर बार बार ली से माफी मांग रहा होता है और वो बताता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए मैं उन सारी मुर्गियों को खा गया। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ली कहते हैं कि मैं एक चोर के ऊपर भरोसा कैसे कर लूं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। ली बाई को एक और चांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें बाई को 2 महीने के बाद आने वाले इंटरसेक्ट कंपटीशन में हिस्सा लेकर टॉप 5 रैंक में आना होगा। बाई को नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कर पाएगा, पर स्नेक वैली में रहने के डर से वो मान जाता है। इसके बाद बाई कई दिनों की प्रैक्टिस से अपनी स्वॉर्ड को 3 बार रिफाइन कर लेता है और उसका प्रोटेक्टिव पेंडेंट भी अपग्रेड हो गया था और अब वो खुद 5th कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच गया था। पर उसको ये बात पता थी कि कंपटीशन के लिए इतना काफी नहीं होने वाला और वो अपनी एक नई टेक्निक के बारे में पढ़ने लगता है और सोचता है कि स्ट्रॉन्ग बनने का अब यही तरीका है और पहले स्टेप में वो वेट कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता है। बाई एक पानी के मटके को हवा में उड़ाने की कोशिश करता है पर वो उसको उठा नहीं पाता। तब उसको समझ में आता है कि उसको सबसे पहले अपनी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। बाई उसे भी ट्राई करता है पर उसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम थी। स्पिरिट एनर्जी इंक्रीज करने के लिए बाई को एलेक्सर चाहिए पर उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती, इसलिए वो बैम्बू बेचना शुरू कर देता है और बहुत सारे एलेक्सर को खाने के बाद वो उस टैंक को उठा लेता है। पर वो अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अगर बाई टॉप 5 में नहीं आया तो ली उसको वापस से स्नेक वैली में भेज देंगे और उसका इमोर्टल बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और कई दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद एक सुबह जब बाई उठता है उसकी छत में उसे एक छेद दिखता है। बाई सोचता है कि ये काम किसी चोर का नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी कीमती चीज नहीं है क्योंकि मैं खुद कंगाल हूँ। और फिर उसको याद आता है कि उसने सोते हुए अपनी नई टेक्निक का यूज किया होगा जिससे कि उसकी छत में ये छेद हो गया और अब बाई उस कंपटीशन के लिए थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था। और टाइम बीतने के साथ वो एग्जाम वाला दिन आ जाता है जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और सुपरवाइजर फेंग भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जरूर ये कंपटीशन फे ही जीतेगी। और वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि फेंग भी ये कंपटीशन जीत सकता है क्योंकि वो 5th लेवल के टॉप स्टेज पर है। तभी वहाँ पर एक एल्डर सभी को बताता है कि कंपटीशन शुरू होने वाला है, पर वो देखते हैं कि चीफ ली वहाँ से गायब हो चुके थे। और इधर बाई काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसको बेम्बू बेचकर पिल्स और कुछ प्रोटेक्टिव टेलिस्मान अच्छे प्राइस में मिल गए थे। और तभी ली वहाँ पर आकर उसे डांटते हुए वहाँ से खींचकर कंपटीशन ग्राउंड में पटक देते हैं। बाई ली से कहता है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, पर ली उसकी किसी भी बात को नहीं सुनते। और तभी फे बाई की हेल्प करती है और वो सोचता है कि अब वो यहाँ पर आ ही गया है तो उसे पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। और वहीं फेंग बाई को देख रहा होता है और उसको यकीन नहीं होता कि बाई भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि उसे यहाँ पर आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। और इसके बाद कंपटीशन शुरू होने से पहले सबको एक नंबर दिया जाता है। बाई खुश होता है कि उसका नंबर लास्ट है और वो प्रे करने लगता है कि उसका ओपोनेंट पावरफुल ना हो। कंपटीशन अब शुरू हो चुका था और पहले राउंड के फाइटर्स भी स्टेज पर आ चुके थे। सभी उनकी स्किल्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। बाई उनकी फाइट को देखकर डरने लगता है, उसे लगता है कि फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है और वो बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मान को यूज करने लगता है और चेंग इस राउंड को बड़ी आसानी से जीत जाता है। और अब सेकंड राउंड में प्रोफेसर फेंग आते हैं और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने एक ही अटैक से उस ओपोनेंट को हरा दिया था। और अब इसके बाद फे की बारी आती है और उसकी स्किल्स भी कुछ कम नहीं थी। वो अपने ओपोनेंट के सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर रही थी और फिर वो भी अपने एक ही अटैक से अपने ओपोनेंट को स्टेज से बाहर उड़ा देती है। और अब इसके बाद बाई की बारी आती है पर बाई चुपके से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी ली उसे पकड़ लेते हैं।
बाई कहता है कि मैं तो बस हल्का होने जा रहा था। और इसके बाद स्टेज पर बाई का ओपोनेंट उसका बर्तन देखकर कहता है कि ये कोई कुकिंग कंपटीशन नहीं है, जिससे सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। अरे नहीं, ये कोई बर्तन नहीं बल्कि मेरी शील्ड है। और अपने ओपोनेंट से कहता है कि प्लीज मेरे ऊपर जोर से अटैक मत करना। पर उसका ओपोनेंट अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे बाई का बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है। और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि बाई का ओपोनेंट नीचे गिरा हुआ था। और तभी हमें पता चलता है कि ओपोनेंट के अटैक से बाई का बर्तन उसके हाथ से छूटकर सीधे उसके सर पर जाकर लगता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और बाई इस मैच को जीत चुका था। और सभी लोग कहने लगते हैं कि बाई ने चीटिंग की है। तभी एल्डर सभी को शांत करते हुए कहते हैं कि ये एक मार्शल आर्ट कंपटीशन है, इसीलिए वो यहाँ पर किचन के बर्तन को अलाउ नहीं कर सकते। और नेक्स्ट राउंड से बाई अपने बर्तनों को यूज नहीं कर सकता। और फिर बाई वहाँ पर अपने सभी बर्तनों को रखने लगता है। और ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि वो इतने सारे बर्तनों को लेकर यहाँ पर आया था। और इसके बाद नेक्स्ट राउंड के फाइटर्स को सिलेक्ट किया जाता है। और बाई सोच रहा होता है अगर वो बस ये मैच जीत जाता है तो वो टॉप 5 में पहुंच जाएगा और फिर उसे फाइट करने की जरूरत नहीं होगी। बाई सोचता है कि काश उसका ओपोनेंट कोई कमजोर फाइटर हो। नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाता है और पहला मैच फैंग का था और उसका ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि बाई था। और बाई फैंग से फाइट करने से डर रहा होता है। और इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। और स्क्रीन पर तुम्हें कुछ और वीडियोस शो कर रही होंगी तो उसे भी जरूर चेकआउट करना।